नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। अहमदाबाद में एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इनकी बैठक हो रही है और बैठक में पूरे देश के प्रतिनिधि वहां पर जमा हुए हैं। चिंतन बैठक है। खासकर इस बार उनका जो मोटो है और वो है कि गुजरात में कांग्रेस की स्थापना कैसे की जाए, क्योंकि एक लंबा वक्त गुजर गया है जब से वहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई है। तो इस बार उनको वहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि उनकी सरकार बनने की संभावनाएं हैं। ये जो 2 दिवसीय अधिवेशन है उसमें कहा गया है कि कांग्रेस अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेगी। लेकिन कौन सी विचारधारा? विचारधारा क्या परिवारवाद की या समाजवाद की? क्योंकि पहले समय ऐसा होता था जब कांग्रेस की विचारधारा में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद इन पर जोर दिया जाता था। लेकिन अब जो इनके नए सरोकार हैं राहुल गांधी जी, वो तो कहते हैं कि नहीं, हम जातिवाद पर भी काम करेंगे, हम ओबीसी पर काम करेंगे, हम दलितों पर बात करेंगे, हम मुस्लिमों पर बात करेंगे। तो अब ये विचारधारा कि वो विचारधारा, अब इन दोनों विचारधाराओं के बीच में ही कांग्रेस उलझ कर रह गई है और कांग्रेस ये नहीं समझ पा रही है कि हमारी विचारधारा कौन सी रहेगी। क्योंकि भारत अगर धर्मनिरपेक्ष है तो फिर ये जातिवाद की बात कहाँ से आ रही है? धर्मनिरपेक्ष में कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए। इधर आप जाति गणना की भी बात कर रहे हैं और दूसरा कोई नेता ऐसा उभर नहीं रहा है कांग्रेस में जो कांग्रेस की नैया को पार लगा सके। कांग्रेसी भी जो हैं वो राहुल गांधी से ऊपर किसी को सोच भी नहीं पा रहे हैं। जो ऐसा नेता, ऐसा नहीं है कांग्रेस में नेताओं की कमी है, अभी भी कई उभरते नेता हैं, लेकिन उनको पर्दे के पीछे रखा जा रहा है और बार बार राहुल गांधी को आगे किया जा रहा है। उनकी बार बार पालिश करके उनको जो है तेल काजल लगा करके जनता के सामने लाया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो कांग्रेस की जो विचारधारा है उस पर अडिग रह सकें। इंदिरा गांधी के ज़माने में जो कांग्रेस थी वो उच्च वर्ग, मुस्लिम और दलित, ये 3 ऐसी इसकी कैटेगरीज थी जिस पर उसका फोकस रहता था। उच्च वर्ग का मतलब उसमें जितने उच्च वर्ण के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, ये सब थे, मुस्लिम थे और दलित थे। लेकिन आज कांग्रेस कहाँ पर जा रही है? कौन? तो इसलिए वहाँ पर जो बैठक थी वहाँ पर कानपुर के एक नेता हैं आलोक मिश्रा, जो 2 बार कांग्रेस की तरफ से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों बार ही वो परास्त हुए हैं और वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और जब उनको बोलने का मौका दिया गया तो वहाँ पर जो उन्होंने बोला, आम तौर पर ऐसी सभाओं में नेता नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि ऐसी जो मीटिंगें होती हैं वहाँ पर पहले से तय होता है क्या किसको बोलना है, कैसे बोलना है। और फिर भी जहाँ पर इतने बड़े नेता राहुल गांधी बैठे हों, खड़गे जी बैठे हों, सोनिया गांधी जी बैठी हों और बड़े बड़े जो महान नेता हैं कांग्रेस के वो बैठे हों, उसके बीच में ये कह देना कि सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी, क्या ऐसे आदमी को शहर का अध्यक्ष बनाया जा सकता है जिसका एक बेटा भाजपा में हो और एक बेटा सपा में हो? और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर उम्मीदवारी का कोई मतलब नहीं होता है, किसी की उम्मीदवारी के लिए नाम न लिए जाएं और सीधे मनोनयन कर दिया जाए, कोई मतलब नहीं होता है। तो ये बड़ी बात थी, लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, लेकिन उन्हें बोला तो जो जिनके नाम लिए थे वो लोग, बाकी लोग सब एक तरीके से सन्न रह गए कि ये हो क्या रहा है।
क्योंकि ऐसी मीटिंगों पे लोग नहीं बोलते हैं। अब जब पवन गुप्ता कानपुर नगर के अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनको लेकर के ये उनकी टिप्पणी थी, लेकिन पवन गुप्ता से जब इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि चूंकि आलोक मिश्रा शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनके बड़े बड़े शिक्षा संस्थान हैं, और शिक्षा संस्थानों के ऊपर जो इस समय जो शिक्षा माफियागिरी चल रही है और उसके ऊपर जो शिकंजा कसा जा रहा है, तो इनके मन की भड़ास थी। इन्होंने अपनी मन की भड़ास यहाँ पर निकाली है। जबकि मेरा कोई भी बेटा, हाँ एक बेटा मेरा सपा की तरफ से चुनाव तो लड़ चुका है, लेकिन इस समय वो सपा में नहीं है। दूसरे बेटे की, जिसकी भाजपा में कहने की बात करते हैं, वो भी इस समय भाजपा में नहीं है, मेरे साथ सक्रिय है। तो इनके जो इन्होंने आरोप लगाए हैं ये पूरी तरीके से निराधार हैं। पवन गुप्ता ने आगे कहा कि जब मैं अध्यक्ष बनाया गया था तो आलोक मिश्रा ने स्वागत किया था, और इस समय चूंकि स्कूलों में जो लूट चल रही है उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, और इसीलिए चूंकि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इनके बड़े बड़े स्कूल हैं जहाँ पर भारी भरकम फीसें ली जा रही हैं, और इन जगह जो फीस और दूसरे मदों में जो अभिभावकों से वसूली की जा रही है, इसका हम लोग विरोध करते हैं, और इसी के विरोध के चलते इन्होंने अपनी भड़ास इस मंच पर निकाली आकर के। आलोक मिश्रा ने अपने भाषण में यह भी कहा कि कानपुर के इतिहास में अभी तक किसी भी कांग्रेस प्रत्याशी को 1947 के बाद से 4.22 लाख यानी 4,22,000 वोट किसी भी कांग्रेस प्रत्याशी को नहीं मिले हैं, और जो मैंने बनाया है। हालांकि इस बार जो कांग्रेस की हार हुई है वो थोड़ी कम अंतर से हार हुई है, और अगर थोड़ा आलोक मिश्रा का प्रचार और अच्छा हो गया होता तो शायद आज जो वहाँ पर भाजपा का प्रत्याशी जीता था वो भाजपा का प्रत्याशी न होकर के कांग्रेस का प्रत्याशी होता लोकसभा चुनाव में। तो उनका भी जायज है पॉइंट, क्योंकि उनका जनाधार भी काफ़ी अच्छा था इस बार में, और जनाधार होने के कारण ये और थे क्योंकि बसपा की तरफ से कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं था, सपा और कांग्रेस का गठजोड़ था। तो सपा का वोटर, खासकर जो कानपुर में मुस्लिम वोट है, पूरा का पूरा कांग्रेस को गया था, और कांग्रेस का तो वोटर कुछ था ही, बाकी जो भाजपा से कटे हुए वोट थे, दलितों के वोट थे, पिछड़ों के वोट थे, वो भी वोट काफ़ी संख्या में इनको आलोक मिश्रा को मिले थे। तो इसलिए काफ़ी वोट उनको मिले थे, 4.22 लाख वोट। तो ये कानपुर की राजनीति तब से बड़ी यहाँ पर चर्चा हो रही है। बाकी जितने भी दल हैं वो भी बड़ी मौज ले रहे हैं, और इसको बड़ी हंसी ठिठोली के साथ में एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। एक सपा के नेता भी कह रहे हैं कि पवन गुप्ता के जो बेटे ने सपा छोड़ने की बात कह रहे हैं, उन्होंने सपा कब छोड़ी है, क्योंकि हम सपा में हैं और अभी तक वो सपा में हमारे साथ में बने हुए हैं। तो ये भी उनकी बात कुछ हजम नहीं होती है कि उनके बेटे ने सपा छोड़ दी है। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा के लिए आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।